तो आर्ग्यूमेंट इस तरह का राइटअप होता है जिसमें आप स्टेटमेंट के फेवर में भी बोलते हो और स्टेटमेंट के अगेंस्ट में भी बोलते हो। तो फॉर्मेट कैसा है? पहले इंट्रोडक्शन, फिर फॉर, फिर अगेंस्ट, फिर कंक्लूजन। ठीक है। इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? INTROUD ऐसे करके लिखोगे, फिर अंडरलाइन करोगे। ठीक है। फिर फॉर लिखोगे, FOR, फिर अंडरलाइन करोगे। अगेंस्ट लिखोगे, फिर अंडरलाइन करोगे। कंक्लूजन लिखोगे, फिर अंडरलाइन करोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, ऐसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए कि आप लोग एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हो और उसका एक बैकग्राउंड देना होता है। वो बहुत जरूरी है कि वो डिबेट क्यों स्टार्ट हुआ, या ये वो जो स्टेटमेंट पूछा गया है वो क्यों पूछा गया है। ओके। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसीलिए इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि ना फॉर लिखना जरूरी है मैम, हम फेवर लिख सकते हैं। ओके। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। अगर आप आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन देखोगे, इतने सारे मैंने वो खोल लिए ना। हम्म, अगर आप आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन देखोगे तो देखिए कैसे लिखा हुआ है। राइट आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट। ठीक है। फॉर वर्ड लिखा है ना स्टूडेंट। तो कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं मैम हम फेवर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मैं स्टूडेंट को कहती हूँ फॉर लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आपको फेवर लिखना है तो FAVOUR, मतलब 6 लेटर्स के हैं फेवर। और फेवर लिखोगे तो आपको इन फेवर लिखना पड़ेगा, सिर्फ फेवर नहीं लिख सकते हो। ओके। और फॉर में सिर्फ 3 लेटर है। और सबसे बड़ी चीज है कि आई मीन UPSC खुद ही बोल रहा है कि फॉर लिखने के लिए, तो हम क्यों फेवर लिखे? मतलब स्टूडेंट फालतू चीज पे आर्गुमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा भी। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ऐसे लिखना चाहिए हम लोगों को। जैसे मैंने जहाँ फॉर लिखा है, आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, पूरा का पूरा। मैंने कहा भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना लंबा? हाँ, आपके पास कुछ कंटेंट नहीं है लिखने को, तब तो आप लिखो आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ स्टेटमेंट, टाइम पास हो जाएगा एग्जामिनेशन। ओके। मगर आप वाकई में पढ़ लिख के जा रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, बहुत सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट हो, तो फिर आप ऐसे नहीं लिखोगे आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आप सीधा सीधा लिखोगे फॉर। नो टाइम वेस्टेज, ना एग्जामिनर का ना अपना। ओके। आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम फॉर नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, genetically modified crops are essential for food sufficiency because। अरे भाई क्यों लिखोगे इतना लंबा सेंटेंस जब खुद ही UPSC का क्वेश्चन सेटर्स बोल रहा है कि भाई फॉर लिखो, अगेंस्ट लिखो, तो क्यों आप इस चीज में अपना फालतू का दिमाग लगा रहे हो? ठीक है। तो ये सब फालतू फालतू क्वेश्चन है। आप एकदम जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर एंड अगेंस्ट, आप उसी को फॉलो करो, मैं भी उसी को फॉलो करके आपको बता रही हूँ। ओके। अच्छा। अब कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यानी एक वर्ड नहीं लिखेंगे, तो वर्ड लिखने में क्या नुकसान है? फायदा ही फायदा है ना। मतलब एक स्टूडेंट मुझे बोला कि मैम ये वर्ड नहीं लिखूंगा, तो मैंने कहा ओ अच्छा, अगर आप ये वर्ड लिख लोगे ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बहुत क्लियरली कि आप ना इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। फिर उससे ना आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि कुछ कुछ क्लैरिटी आ रही है एग्जामिनर के दिमाग में आपका राइटअप पढ़ के।
तो वो चीज आपको पसंद नहीं आएगी। इसीलिए आप एग्जामिनर को ना सस्पेंस में रखना चाहते हो कि उसको पता ही नहीं चलेगी मैंने लिखा क्या है एक्चुअली। कितना कितनी बेवकूफी वाली बातें करते हैं। अरे भाई कोई नुकसान नहीं होगा, इंट्रोडक्शन वर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाएगा भाई आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ठीक है। उसके बाद फॉर लिखो, अंडरलाइन करो 1 2 3 पॉइंट्स, अगेंस्ट लिखो, अंडरलाइन करो 1 2 3 पॉइंट्स, कंक्लूजन लिखो, अंडरलाइन करो। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं कि मैम है ना कंक्लूजन नहीं लिखना, ये वर्ड नहीं लिखना, मतलब कुछ भी ये बोल देता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, आप सपोज ये कंक्लूजन बच्चे बोलते हैं हम नहीं लिखेंगे, पहले तो बोलते हैं इंट्रोडक्शन ही नहीं लिखे, वर्ड नहीं लिखे। अब बोलते हैं ये कंक्लूजन जो वर्ड है ना वो नहीं लिखे, देखिए मैंने कंक्लूजन हटा दिया। ठीक है। अब आप कुछ भी लिखना चाहोगे, अब सपोज आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हो, आपने कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखा, आपने कुछ लिखा, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये अगेंस्ट के पॉइंट में आपने कुछ लिखा है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कंक्लूजन दिया है, लगेगा अगेंस्ट के ही एक पार्ट है ये कंक्लूजन वाला हिस्सा। तो ऐसी गलती मत करो और इस तरह का फालतू का दिमाग मत लगाओ। अगर आप इंट्रो वर्ड, फॉर वर्ड, अगेंस्ट वर्ड, कंक्लूजन वर्ड लिखोगे तो बहुत अच्छे से एग्जामिनर को क्लैरिटी आएगी कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, लिखना क्या चाह रहे हो। और एग्जामिनर को क्लैरिटी आएगी तो वो इम्प्रेस होगा आपसे और आपको मार्क्स सही सही देगा। फाइन। अच्छा, अब एक और है, कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये फॉर्मेट अपनाना जरूरी है, क्या हम सिंपल पैराग्राफ वाइज नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लिख सकते हो पैरा वाइज, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। मगर फिर से वही प्रॉब्लम, क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी तब आती है जब आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते हो। ठीक है। फिर एक और स्टूडेंट, मतलब काफी स्टूडेंट्स ऐसे से आते हैं क्वेरी, फिर एक और स्टूडेंट कहता है मैम क्यों ना हम ऐसे लिखें, ऐसे लाइन खींचते और यहाँ पे फॉर लिखे और यहाँ पे अगेंस्ट लिखे। तो मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं ऐसे भी, मगर है ना प्रॉब्लम क्या है ऐसे लिखने में, बहुत मैसी लुक आता है, बहुत मैसी लुक। और ना किडिश टाइप का लगता है, क्योंकि हम लोग स्कूल डेज में इस तरह से लिखा करते थे, तो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत बेकार लगता है। ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी, एडवाइस करूंगी, स्ट्रिक्टली आप यही फॉर्मेट आप है ना फॉलो करो। ट्रस्ट में कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। ओके। तो ये फॉर्मेट रहा। अब हम बात करते हैं ये जितने भी एलिमेंट्स है फॉर्मेट के, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्यों लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, ये मैं मानती हूँ। मगर यदि आप इसको लिखते हो तो अपने आर्गुमेंटेटिव पॉइंट को का एक बैकग्राउंड दे देते हो। ओके। तो इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि आर्गुमेंट क्यों हुआ है। तो आप क्या क्या दे सकते हो इंट्रोडक्शन में, आप बैकग्राउंड, जैसे क्वेश्चन है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये माओ जेडोंग का कोटेशन था, इसी को यूपीएससी ने आर्गुमेंटेटिव सॉरी आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया। और इसका मतलब है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, यानी बंदूक की नली से ही जिसके पास बंदूक है ना उसी के पास पावर है, बेसिकली यही है इसका मतलब। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। ठीक है। दिस स्टेटमेंट वाज कोटेड बाय माओ जेडोंग, सिंपल, खत्म, हो गया इंट्रोडक्शन। मैक्सिमम 2 सेंटेंस, ज्यादा नहीं। आप उस टॉपिक के बारे में हिस्ट्री बता सकते हो, उसका मीनिंग बता सकते हो, या वो आर्गुमेंट क्यों हुआ है आप ये बता सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी एक आर्गुमेंट ले लेती हूँ, यही है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। This quotation was said by Mao Zedong in his book Ye. By this he meant that party that is ruling the country should hold the gun and not the people who are being free. अब उसके बाद आप एक और देखो, ये 2015 में था, डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये भी एक जनरल इशू है जिस पे क्वेश्चन आया है। तो मैंने शुरुआत किया इंट्रोडक्शन में, इंडिया हैज प्रैक्टिस डेमोक्रेसी एवर सिंस इट अटेन्ड इंडिपेंडेंस। However, democracy is always suspected of having the potential of developing the nation or not. फिर एक और इंट्रो देखो,
2019 का, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। फॉर एजेस ह्यूमंस बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन हैज बीन द बुक्स। हमेशा से बुक्स ही रहा है, मगर अब हाल फिलहाल में कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो जिसकी वजह से ये डिबेट शुरू हुआ है कि बुक मतलब बुक से ज्यादा बेहतर कंप्यूटर्स है। तो डिबेट क्यों शुरू हुआ वो बता दिया। होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन 2019 में। तो होमवर्क क्या होता है ये मैंने बता दिया। और बिग कॉज ऑफ डिबेट इन मॉडर्न एकेडमिक वर्ल्ड खत्म। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देने से थोड़ा सा टॉपिक खुलता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी भी इंट्रोडक्शन में आप कॉज इफेक्ट नहीं दोगे, आप सिंपली मीनिंग दो, या ये डिबेट क्यों उठा आप ये दो। और कभी अपना ओपिनियन भी मत देना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिंपली आप फैक्ट बताओगे, ठीक है, या आप बताओगे ये डिबेट काफी टाइम से है, राइट। या और हाँ, इंट्रोडक्शन आप कभी साइट्स भी नहीं लोगे। कभी कभी क्या होता है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स है ना फेवर में बात करना शुरू कर देते हैं, स्टेटमेंट के फेवर में, और या अगेंस्ट में बात करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे नुकसानदेह होता है। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन जो होता है, अगर आप नहीं दोगे ना तो ऐसा लगेगा डिबेट हो गया, बस अब हैंगिंग पोजीशन में, कुछ पता ही नहीं अब क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको कंक्लूजन देना है, और कोशिश करना कि आपका कंक्लूजन जो है रेलिवेंट हो, और आपका जो आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स है फॉर और अगेंस्ट का, उसको अच्छे से क्लोज करे, है ना। आप एक फर्म स्टैंड लेकर आप क्लोज करके उस इश्यू को रिजॉल्व करो, ठीक है। और कोई ऐसा कंक्लूजन मत लेना, स्टूडेंट्स देते हैं जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, मेरे पास है स्टूडेंट्स के आंसर्स। वो लोग कंक्लूजन ऐसा देते हैं जो क्वेश्चन से बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप लोग कोई कोई स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे भी लिखे हैं जिसका कंक्लूजन से कोई जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा कंक्लूजन लिखा है ऐसे में, ठीक है। तो कंक्लूजन जो होगा, एक तो आर्गुमेंटेटिव पॉइंट को रिजॉल्व करे, दूसरा क्वेश्चन से भी कनेक्टेड हो। फाइन, मैं कुछ कंक्लूजन दिखा देती हूँ आपको। Power flows from the barrel of gun. Mass easily gets influenced by speaking and writing rather than gun. गन से किसी को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी का, जिन्होंने गन नहीं पकड़ा था, अपने बोलने और लिखने से उन्होंने मास को इन्फ्लुएंस किया था। मगर मैं देखो रिजॉल्व करिए, मगर एक समझदार लोगों को गन यूज करना चाहिए ताकि अनजस्ट पीपल लाइक ओसामा बिन लादेन को ओवर पावर कर सके। रिजॉल्व कर दिया इशू, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन से भी कनेक्टेड है। वैसे ही डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने कंक्लूजन दिया, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज एन आउटकम। क्वेश्चन से पूरा कनेक्टेड। However, democracy should not be expected to produce better socio-economic outcomes simply because it is a democracy. डेमोक्रेसी अपने में कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं लेकर आएगा, वो डिपेंड करता है कौन सा पॉलिटिकल रिजीम। फिर उसके बाद आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। इसमें अगर आप कंक्लूजन देखोगे, व्हेन द फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट टुक प्लेस मेनी पीपल थॉट इट वुड डेफिनेटली रिप्लेस रेडियो, ऐसा हुआ था, ठीक है, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर वैसे ही कंप्यूटर्स जो है ना, कभी भी प्रिंटेड बुक्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, और वो हमेशा हमारी जिंदगी में एक हिस्सा बन के रहेंगे और बहुत सारे पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे। एनीवेज, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, फॉर और अगेंस्ट। फॉर में जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आपको लिखना है वो ट्रू क्यों है, वो सच क्यों, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, power flows from the barrel of gun, तो आपको फॉर में लिखना है power flows from the barrel of gun क्यों। आप समझ में आया, आप ऐसे नहीं लिखोगे power flows from the barrel of gun because, नहीं, मगर आपको अपने दिमाग में ऐसे रहना चाहिए power flows from the barrel of gun because, और जो भी आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट।
ओके। अब अगेंस्ट में क्या लिखोगे? अगेंस्ट में आप लिखोगे पार्ट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द पैरल ऑफ गन। अगेंस्ट में ये दिमाग में रहेगा, इसको लिखना नहीं है स्टूडेंट, आपके दिमाग में रहेगा कि पार्ट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द पैरल ऑफ गन बिकॉज, अब आप देखोगे जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुआ था वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आया। ठीक है। अब फिर एक और चीज देखो, पार्ट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, क्यों? क्योंकि 15 ऐसी कंट्री है जिसमें कोई आर्मी नहीं और फिर भी वो लोग सोवरन। फाइन। आपको समझ में आ गया? फॉर में जो स्टेटमेंट है उसी को आपको आगे लेकर क्यों है ये सच वो बताना है, और अगेंस्ट में डज नॉट लिख के आपको बताना है कि क्यों ये सच नहीं है। ठीक है। अच्छा, बैकअप योर पॉइंट विद रीजनिंग, एविडेंस, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए आपके पास डेटा नहीं, डेटा नहीं है तो कोई रीजनिंग दे सकते हो, कोई लॉजिकल रीजन आप दे दो तब भी सही है। हर समय हमारे पास डेटा नहीं रहेंगे, कोई कंप्यूटर नहीं है या हमारे दिमाग में गूगल फीड नहीं किया है सब कुछ। ओके। तो जैसे अगर हम बोले कि सॉरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, तो मैंने ना लॉजिकल रीजन दिया, मैंने कोई ना डेटा उठा के नहीं दिया। बुक्स आर आरंट इको फ्रेंडली, बुक्स वेस्ट लॉट्स ऑफ पेपर व्हाइल टेक्नोलॉजी इज इको फ्रेंडली एंड डज नो हार्म। ठीक है। फिर ये अगेंस्ट में आप देखिए, व्हेन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस बुक्स, है ना? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, दे कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, making them substantially less green than paper books which can be recycled। तो आप कोई लॉजिकल रीजनिंग भी दे दोगे तब भी सही है। फिर आर्गुमेंटेटिव जो पॉइंट्स होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए, अपने टॉपिक से डेविएट मत करो, यही चीज मैं ऐसे में बता रही हूँ। अभी अभी आप लोग ने ऐसे लिखा था, अ, सो जो यूनिवर्सिटी यूथ है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में कम्युनिटी कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू सोशली उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो कोई कोई ने एकदम डेविएटेड कंटेंट दिया था, जैसे अभी मैंने मनीषा का भी मैंने चेक किया, तो उसने जो सरकार ने इक्विप लॉन्च किया, EQUIP, तो वो इक्विप जो है वो स्किल ओरिएंटेड इनिशिएटिव है एक्चुअली, यूथ को स्किलफुल बनाने के लिए, इक्विप करने के लिए। तो उसमें वो किस तरह से कम्युनिटी इंगेजमेंट से कनेक्ट करेंगे हम, तो वो डेविएटेड कंटेंट था। तो चाहे वो रिपोर्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, ऐसे हो, प्रेसी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, डेबिटेड कंटेंट तो वो तो इट वोंट स्कोर एनी मार्क्स। ठीक है। फिर कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कोई बायसनेस और प्रेजुडिस नहीं होगा। मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है कि अपने पूरे राइटर्स में कभी भी आपका कास्ट, जेंडर, रीजन, रिलीजन कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। किसी पॉलिटिकल लीडर पार्टी का नाम मत लो। अरे किसने लॉन्च किया है, उस मिनिस्टर का नाम क्यों दे रहे हो? सरकार ने लॉन्च किया है, आप मिनिस्टर का नाम देकर बताना चाहते हो देखो मेरे पास कितनी नॉलेज है, प्लीज एग्जामिनर को ऐसे ही पता चल जाएगा आपके पास है या नहीं है। ठीक है। तो प्लीज अननेसेसरी मिनिस्टर्स का नाम मत लो, मगर कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को लेना पड़ता है मिनिस्टर का नाम। ठीक है। तो फिर आप लो, अदरवाइज मत लो। और स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत करो। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था ऑल वुमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड, लिखा था उसने। कैसे बता सकते हो ऑल वुमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड? कैसे बताओगे आप? मतलब तो ये एकदम स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया की जो औरतें हैं, सबको ऑप्रेस किया जाता है। तो ये ओवर जनरल स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट से बचना। और ये थोड़ा सा इमोशनल टोन भी है इसमें। ठीक है। तो इससे बचना। और कोई कोई ऐसे इशू होते हैं जो आपके फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। जैसे कोई कश्मीर का बंदा है या कोई लद्दाख का है स्टूडेंट। ठीक है। तो लद्दाख के स्टूडेंट को अभी जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है शायद वो स्टूडेंट को फेस कर रहा होगा प्रॉब्लम। तो अगर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लद्दाख पे आता है
तो वो उसके फीलिंग से कनेक्टेड है। ओके, तो उसको फिर भी कोई भी इमोशनली ओवरटोन्ड स्टेटमेंट नहीं देना है। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए फॉर अगेंस्ट। आप 2 पॉइंट्स लिखो और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखो, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज, जो 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं, 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैंने स्टूडेंट को देखा है 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, मैम ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा पॉइंट्स देंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कोई बच्चा नहीं है जो क्वांटिटी देखकर इंप्रेस हो जाएगा, वाह मुझे 1 टॉफी मिली, मुझे 10 टॉफीज मिली। प्लीज, ठीक है ना। एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर है ना, ही इज नॉट अ किड। ठीक है, बहुत मैच्योर, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। ओके, तो आप उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा के उसको इम्प्रेस मत करो। ओके, और नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ाकर क्या करते हैं, पॉइंट को इलैबोरेट नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते, बस टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, बस खत्म। 7 पॉइंट्स, एग्जामिनर इम्प्रेस। कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि एग्जामिनर डिप्रेस हो रहा है। इमेजिन। एनीवेज, मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे स्टूडेंट्स का भी आंसर स्क्रिप्ट जो नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाया हुआ है मगर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। ओह, विद दिस इंटेंशन, ओ एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड। बेवकूफी है। एनीवेज, अच्छा एक और चीज, अगर फॉर में 2 पॉइंट्स रख रहे हो तो फिर अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट्स रखोगे। फॉर में 3 पॉइंट्स, अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट्स, इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। और एक और स्टूडेंट जो एकदम वैलिड पॉइंट पूछते हैं कि मैम फॉर का जो हमने पॉइंट रखा है, क्या उसको हम अगेंस्ट में काउंटर करें। स्टूडेंट्स, आपको फॉर के पॉइंट को काउंटर नहीं करना है, आपके क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको काउंटर करना है। तो अगर आप फॉर के पॉइंट को काउंटर करोगे तो आप डेविएट हो जाओगे। मेरे पास ऐसे भी एक आंसर स्क्रिप्ट है जो स्टूडेंट फॉर के पॉइंट को काउंटर कर रहा है। और आर्गुमेंटेटिव पॉइंट में कोई सजेशन नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी आंसर स्क्रिप्ट है जो आर्गुमेंटेटिव पॉइंट में सजेशन देते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, अगर आप इसमें पॉइंट में ऐसे लिखो, स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड या इट इज सजेस्टेड फॉर देम टू यूज बुक्स बिकॉज बुक्स आर इको फ्रेंडली, तो ये सजेस्टिव पॉइंट हो जाएगा। आप इस तरह से सजेस्टिव पॉइंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा से कहती हूँ, सिंपल वर्ड्स, प्लेन शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन एंड सिंपल सेंटेंसेस हमेशा याद रखना। सिंप्लिसिटी हैज पावर, इमेंस पावर, सादगी में बहुत शक्ति होती है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग अपने सिंपल सेंटेंसेस से, आप लोग मतलब, होता है ना, कंटेंट को रिच रखो मगर सेंटेंसेस को एकदम प्लेन एंड सिंपल रखो। सेंटेंस को शॉर्ट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मनीषा का इंट्रोडक्शन पढ़ा हिंदी वाला, इतना लंबा सेंटेंस, इतना लंबा सेंटेंस, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही थी। रीजन ये है क्योंकि जब तक सेंटेंस चलता रहेगा मुझे पढ़ना होगा, जहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा वहां पे मैं सांस लूंगी। ऑब्वियसली बात है, सभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बनाओ लंबे लंबे सेंटेंस। एग्जामिनर एकदम क्या बोलते हैं, रोलर कोस्टर राइड में रहेगा, सोचता रहेगा भाई क्या लिखा है, चलो समझते हैं। चलो मैं इसको पूरा का पूरा 10 मिनट दूंगा इस सेंटेंस को समझने के लिए। आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर से कि वो 10 मिनट देगा, अरे बिल्कुल नहीं देगा। 10 मिनट्स क्या, 10 सेकेंड्स भी नहीं देगा। नहीं समझ में आ रहा वो आगे बढ़ेगा, वो क्यों वापस उस सेंटेंस में जाके पढ़ेगा जब समझ ही नहीं आ रहा है। ही विल रीड ओनली वंस, इफ ही डजंट अंडरस्टैंड यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, ये चीज ध्यान रखना। और कॉन्ट्रैक्शन ये तो मत रखना, सी टी सी विज गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। और इंट्रोडक्शन वर्ड को अंडरलाइन जरूर करना, मगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो कंटेंट है उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ऐसे में भी इंट्रो और कंक्लूजन को कभी अंडरलाइन नहीं करते हैं। एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई एन यू नहीं लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ फुल स्टॉप देना है वहाँ फुल स्टॉप दो, जहाँ कैपिटल लेटर देना है वहाँ कैपिटल लेटर दो। ठीक है, और 300 वर्ड्स लिखा हुआ नहीं है मगर 20 मार्क्स है। आर्ग्यूमेंट का वेटेज, मार्क्स वेटेज और ऐसे का भी मार्क्स वेटेज 20 है, इसलिए 300 वर्ड। और 30 मिनट में दोनों आर्गुमेंट खत्म हो जाना चाहिए।
फाइन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके।